नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन आप सभी को हिस्ट्री की जीत के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में मगध साम्राज्य के उत्कर्ष और उससे आगे के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। पर आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को आप लोग एंड तक देखना। और हाँ दोस्तों, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रश्न ये आता है कि 16 महाजनपदों में केवल मगध महाजनपद का ही उत्कर्ष क्यों हुआ, इसके पीछे के क्या कारण थे। तो यदि हम इसके मुख्य कारणों के ऊपर बात करें तो पहला कारण है जंगल। मगध के कुछ हिस्सों में जंगल पाया जाता था और इन जंगलों में अत्यधिक मात्रा में उस समय हाथी पाया जाता था और ये हाथियों का प्रयोग सेना में किया गया है। और कैसे किया जाता था सेना में, तो इनका प्रयोग रसद सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में किया जाता था। इसके अतिरिक्त युद्ध क्षेत्र में भी सेना का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता था। दूसरा कारण है कि मगध जो है चारों ओर से गंगा और सोन जैसे नदियों से घिरा हुआ था। ये नदियाँ जल यातायात, जल आपूर्ति और भूमि के उपजाऊपन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी थे। और भूमि के उपजाऊपन के लिए कैसे थे, तो नदियों के आसपास के जो क्षेत्र थे वो बहुत ज़्यादा उर्वर था और यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में फसल उपज होता था, जिसके कारण से मगध साम्राज्य में कभी भी अनाज की कमी नहीं हुई। आगे यदि हम बात करें तो मगध में लौह खनिज के भंडार भी थे, जिनसे लौह निकाल कर मजबूत औजार और हथियार का निर्माण किया जाता था। इन सबके अतिरिक्त सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मगध की जो प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज थी वो पहाड़ियों के बीच बसा हुआ एक किलेबंदी शहर था। ये पहाड़ियाँ ही राजधानी के लिए सुरक्षा दीवार की तरह काम करता था और कोई भी जनपद का कोई भी सैनिक यहाँ तक पहुँचने में असमर्थ था। आगे यदि हम बात करें तो बाद के दिनों में मगध की राजधानी राजगृह और पाटलिपुत्र बना, जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थित थे। पाटलिपुत्र गंगा और सोन जैसे नदियों से घिरा हुआ था और पर्याप्त संसाधनों के अभाव में इन्हें पार कर कोई भी दुश्मन सैनिक इन पर सहज तरीके से अधिकार नहीं कर सकता था। अब हम बात करते हैं मगध साम्राज्य की राजनीतिक स्थिति के विषय में। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में पुराणों में और बौद्ध ग्रंथों में अलग अलग विचार दिए गए हैं। यदि हम पुराणों के अनुसार देखें तो मगध पर शासन करने वाला जो पहला राजवंश था वो था बृहदत्त वंश, जबकि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश था हर्यक वंश। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बृहदत्त वंश के विषय में। यदि हम बात करें बृहदत्त वंश के विषय में तो इसके संस्थापक थे बृहदत्त। राजा बृहदत्त को मगध साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है और इनके पिताजी का नाम था चेदीराज वस्सु। राजा बृहदत्त ने अपना पहला राजधानी गिरिव्रज में बसाया था, जिसे कुशाग्रपुर, वसुमती, मगधपुर, बिंबसारपुरी और बृहदत्तपुरी के नाम से भी जाना जाता है। आगे यदि हम बात करें तो बृहदत्त राजवंश का सबसे साहसिक और सबसे मजबूत राजा माना जाता है जरासंध को। जरासंध जो है बृहदत्त का ही पुत्र था। जरासंध अत्यंत पराक्रमी एवं साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का शासक था। वंश पुराण में उल्लेख किया गया है कि जरासंध ने कांसी, कौशल, चेदी, मालवा, विदेह, अंग, वंग, कलिंग, पांड्य, शौबीर, मद्र, कश्मीर और गंधार के राजाओं को पराजित किया था। जरासंध की मृत्यु के बाद मगध साम्राज्य में बृहदत्त राजवंश का पतन हो गया। एक चीज आप लोग याद रखना कि बृहदत्त राजवंश का अंतिम शासक का नाम था रिपुंजय। रिपुंजय की हत्या उसके मंत्री पुलिक के द्वारा किया गया था और पुलिक इसके बाद जो है अपने पुत्र बालक को मगध साम्राज्य के शासक नियुक्त करते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद ही माहिर नामक उसके सामंत के द्वारा बालक की हत्या कर दी जाती है और सामंत माहिर ने अपने बेटा बिंबसार को इस मगध साम्राज्य का शासक नियुक्त किया। यही बिंबसार जो है बाद में हर्यक राजवंश का नींव रखता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं हर्यक राजवंश के विषय में। हर्यक राजवंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में हुआ था और इस राजवंश की समाप्ति 412 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके संस्थापक का नाम था बिंबसार। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बिंबसार के विषय में। बिंबसार को श्रेनिक या फिर सेनीय को उपाधि दिया गया है। सेनीय का अर्थ है कि भारत के पूरे प्राचीन इतिहास में बिंबसार एक पहला राजा होगा जिन्होंने अस्थाई सेना का गठन किया था।
और यही वजह है कि इतिहासकारों के द्वारा इसे सैनीय का उपाधि दिया गया है। बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अश्वघोष के बुद्धचरित के अनुसार बिंबिसार जो है हर्यक कुल का शासक था। डॉक्टर राय चौधरी के अनुसार अगर देखें तो बिंबिसार के अंग विजय से मगध के उस विजय और विस्तार के नीति की शुरुआत हुई जो अशोक के कलिंग विजय के साथ समाप्त हुई थी। बिंबिसार ने अंग के शासक बृहदत्त को हराया था और इसकी पुष्टि बौद्ध ग्रंथ दीघ निकाय और महावग से भी हमें होती है। अंग विजय के बाद अंग की राजधानी चंपा का उपराजा अपना पुत्र अजातशत्रु को बनाता है। बिंबिसार ने 5 पहाड़ी बराहु, वृषभ, ऋषिकी, गिरि, चैत्यक और वैभार से घिरी नवीन राजधानी राजगृह का स्थापना किया था और इसे अपना दूसरा राजधानी बनाया था। बुद्धघोष ने इस नई राजधानी को बिंबिसारपुरी भी कहा है। एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से ये चीज़ें आप लोग याद रखना, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। अब देखिए यूजीसी नेट के पेपर में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था, सम्राट बिंबिसार की पहली राजधानी का नाम बताएं। 4 विकल्प दिए गए हैं, पाटलिपुत्र, गिरिव्रज, अवंती और तक्षशिला। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका गिरिव्रज। ये पूछा गया था आपका 18 जून 2024 में जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में। आगे यदि हम बात करें तो राजगृह राजधानी का निर्माण का जो प्रसिद्ध वास्तुकार था उसका नाम था महागोविंद। उत्तराध्यान सूत्र में बिंबिसार को राजाओं का सिंह बताया गया है। बिंबिसार को सैन्य उपनाम दिया जाता है क्योंकि वह प्रथम शासक था जिसने पहली बार अस्थायी सेना का गठन किया था। सूत निपात के अनुसार बिंबिसार को महात्मा बुद्ध का मित्र और संरक्षक भी बताया जाता है। बिंबिसार का बुद्ध से मुलाकात बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के 7 वर्ष पहले हुई थी। वहीं यदि हम आगे बात करें तो बिंबिसार ने बुद्ध को सेनापति बनाए जाने की आशा में दूसरी मुलाकात ज्ञान प्राप्ति के बाद राजगृह अपने राजधानी में किए थे। विनय पिटक के अनुसार उसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और बौद्ध संघ के लिए वेलुवन बगीचा को दान में दिया था। वह पहला राजा था जिसने मगध में सुदृढ़ शासन व्यवस्था का नींव रखा था। सिंहासन पर बैठते ही बिंबिसार ने अपने साम्राज्य को और ज़्यादा विस्तार करने के लिए साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किए थे। इस क्रम में उन्होंने सबसे पहले समकालीन राजवंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। यदि हम बिंबिसार के वैवाहिक संबंधों के विषय में बात करें तो सबसे पहले इन्होंने लिच्छवी गणराज्य के शासक चेतक की पुत्री चेलना, जिसे छलना भी कहा गया है, उनसे विवाह किए और इन्हीं से इनका पुत्र का जन्म हुआ था जिसका नाम था अजातशत्रु। इससे बिंबिसार को क्या लाभ हुआ तो मगध की उत्तरी सीमा जो है इसकी सुरक्षित हो गई, जहां से लिच्छवी लोग मगध के उत्तर से आक्रमण करके लूटपाट किया करते थे। दूसरा लाभ क्या हुआ, वैशाली से व्यापार एवं गंगा के व्यापारिक जलीय मार्ग पर मगध का नियंत्रण हो गया था। इसके बाद जो है कोसल राज्य के राजा परसेनजीत की बहन महाकोसला से विवाह किए। महाकोसला से विवाह करने के बाद बिंबिसार को क्या लाभ हुआ, मगध का कोसल राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो गया। मगध और कोसल राजवंश में सैनिकों के बीच में बार बार जो संघर्ष हुआ करता था उस पर पूर्ण विराम लग गया था। बिंबिसार को इसके अतिरिक्त दहेज में 1 लाख वार्षिक आय वाला काशी प्रांत भी मिल गया था। वत्स राज्य की ओर से मगध सुरक्षित हो गया था क्योंकि वत्स और कौशल जो हैं एक दूसरे के मित्र थे। इसके अतिरिक्त मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ बिंबिसार ने विवाह किया था। क्षेमा ने ही कौशल के राजा परसेनजीत को बौद्ध धर्म का शिक्षा दी थी। क्षेमा के साथ विवाह करने से बिंबिसार को क्या लाभ हुआ तो सैनिक शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि हुआ। आगे यदि हम बात करें तो विवाह के अतिरिक्त बिंबिसार ने कुछ राजाओं के साथ मित्रता भी स्थापित किया था, जैसे कि अवंती के साथ। एक बार अवंती के राजा परगोद जो है बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए थे, तब बिंबिसार ने अपना राजवैद्य अपने डॉक्टर जीवक को उनके इलाज के लिए भेजा था। तब से
अवंती और मगध के बीच जो है मित्रता स्थापित हो गया था। वहीं यदि हम बात करें रोरुक, जिसे सिंध के नाम से भी जाना जाता है, उसके विषय में, तो रोरुक के शासक रुद्रायन के साथ भी बिंबिसार ने मित्रता स्थापित की थी। अब हम बात करते हैं बौद्ध साहित्य के अनुसार बिंबिसार के पदाधिकारी के विषय में कि बिंबिसार की प्रशासनिक व्यवस्था में इसके डिपार्टमेंट में कौन कौन से पदाधिकारी कार्य किया करते थे। तो पहला नाम आता है सर्वार्थक महामात्र का, ये सामान्य प्रशासन का मुख्य अधिकारी हुआ करता था। दूसरा है व्यवहारिक महामात्र, ये प्रधान न्यायिक अधिकारी यानी कि न्यायाधीश हुआ करता था। इसके अतिरिक्त है सेनानायक महामात्र, ये सेना का प्रधान अधिकारी था। ग्राम भोजक, जिसे ग्रामकूट भी कहा गया है, ये चतुर्थ वर्ग का अधिकारी था जो गांव के मुखिया की भांति कार्य करता था और किसानों की पैदावार पर 1/10वां हिस्सा की दर से लगान या फिर कहे तो कर का वसूली किया करता था। मांडलिक राजा, मांडलिक राजा को सामान्यतः जो है इतिहासकारों के द्वारा सामंत के रूप में चिन्हित किया गया है। आगे यदि हम बात करें तो महावर जातक और बुद्ध घोष के अनुसार बिंबिसार की राजसभा में 80,000 गांव के प्रतिनिधि भाग लिया करते थे। बुद्ध घोष के अनुसार उसके साम्राज्य का विस्तार 300 योजन यानी कि लगभग 900 मील था, जिसे अजातशत्रु ने अपने शासनकाल में बढ़ा करके 500 योजन कर दिया था। बिंबिसार के काल से युद्ध काल में गठित की जाने वाली सेना यानी कि मिलिशिया का लोप हुआ। लोप का मतलब होता है पतन होना, और अब से राजकीय कोष के द्वारा प्रदत्त वेतन पर नियमित रूप से यानी कि अस्थायी रूप से सेना का गठन किया गया। बिंबिसार के प्रशासनिक अधिकारियों में कोलिये यानी कि मंत्री, सुमन यानी कि मालाकार, कुंभा घोषक यानी कि कोषाधिकारी और व्यक्तिगत अधिकारियों में सोना कोलविस प्रमुख थे। संपूर्ण राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी राजा होता था तथा प्रांतों और ग्रामों को अपने स्थानीय शासन में काफी अधिकार प्राप्त थे। महावक जातक के अनुसार बिंबिसार की राज्यसभा में समस्त ग्रामों के प्रतिनिधियों को स्थान प्राप्त था। अब हम बात करते हैं बिंबिसार के समय की न्यायिक व्यवस्था के विषय में। राज्य की न्याय व्यवस्था कठोर थी। कारावास के अतिरिक्त शारीरिक दंड तथा मृत्यु दंड देने की व्यवस्था भी की गई थी। गलत सलाह देने के अपराध में बड़े से बड़े पदाधिकारियों को भी पद से हटाया जा सकता था। राज्य की उचित सेवा करने पर पदाधिकारियों को पुरस्कार भी दिया जाता था। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखना कि जीवक जो है बिंबिसार की राज्यसभा में प्रमुख वैद्य था और उसने तक्षशिला से शिक्षा की प्राप्ति किया था। अब हम बात करते हैं बिंबिसार के धर्म के विषय में। तो बिंबिसार जो है एक धर्म सहिष्णु शासक था। कई धर्म जो हैं उसे अपना अनुयायी बताते हैं। विनय पिटक के अनुसार वे महात्मा बुद्ध के प्रभाव में आकर के बौद्ध हो गया था और उसने वेलवन बगीचा को बौद्ध संघ को दान में दिया था। वहीं जैन ग्रंथ बिंबिसार को जैन धर्मावलंबी बताते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के विषय में। मगध की राज्यसभा में वशस्कार और सुनीत जैसे प्रधान अधिकारी होते थे जो शासन में बिंबिसार की सहायता किया करते थे। बिंबिसार का अंत जो है दुखद अवस्था में हुआ। बिंबिसार का अंत इसके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा हुआ था। अजातशत्रु ने बिंबिसार को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था और इसी कारागार में कठोर यातना के कारण बिंबिसार का 492 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गया। ह्वेनसांग ने अपने यात्रा विवरण में बिंबिसार मार्ग और बिंबिसार सेतु का उल्लेख किया है। राजगृह में आग लग गई थी तो नए नगर का निर्माण करवाया गया था। फायान जो है इस नए राजगृह नगर का निर्माण करता अजातशत्रु को बताता है। बिंबिसार ने समस्त भिक्षुओं के लिए तर्पण नामक जो कर था उसको समाप्त कर दिया था। तर्पण जो है नदी पार करने के लिए शुल्क लिया जाता था, उसको इन्होंने जो है समाप्त कर दिया था। बिंबिसार ने अपने निजी राजवैद्य जीवक को बुद्ध एवं उसके संघ का चिकित्सक नियुक्त किया था। आगे यदि हम बात करें तो जैन धर्म के जो ग्रंथ है उसमें लेखकों ने जिक्र किया है कि बिंबिसार का जो पुत्र था उनमें शामिल है कुनिक यानी कि अजातशत्रु, हल, बेहल, अभय, नंदीसेन और मेघ कुमार।
अब हम बात करते हैं अजातशत्रु के बारे में, जिन्होंने 492 ईसा पूर्व में राज सिंहासन में बैठा था। बिंबिसार के बाद उसका पुत्र अजातशत्रु, जिसे कुनिक भी कहा गया है या फिर अशोक चंद के नाम से भी जाना गया है, वो शासक बनता है। यह भी अपने पिता के समान साम्राज्यवादी था। साम्राज्य विस्तार के क्रम में उसने अनेक राज्यों के साथ संघर्ष किया था, जैसे कि सबसे पहले उन्होंने कौशल के साथ संघर्ष किया। बिंबिसार की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी महाकोसला की भी उनके शोक सताप के कारण मृत्यु हो गया, जिसके वजह से महाकोसला का जो भाई था परसेनजीत, उन्होंने क्रोधित होकर के कांसी क्षेत्र जो था उसको वापस ले लिया, जो बिंबिसार को दहेज के रूप में दिया था। कांसी का क्षेत्र वापस पाने के लिए अजातशत्रु और परसेनजीत के मध्य कई बार युद्ध हुए और फाइनली परसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से करके पुनः काशी को लौटा दिया। इसके बाद अजातशत्रु का वज्जी संघ से संघर्ष होता है। यदि हम युद्ध के तत्कालिक कारण के बारे में बात करें तो अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अपने पुस्तकों में अलग अलग विचार दिए हैं, यानी कि वज्जी संघ से संघर्ष करने के पीछे हमें 3 कारण दिखाई देते हैं। पहला कारण, दूसरा कारण और तीसरा कारण। तो चलिए तीनों कारणों के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। पहला कारण है कि वैशाली के लिच्छवी वज्जी संघ के प्रमुख थे, जो सैनिक दृष्टि से काफी शक्ति संपन्न थे, जिसे अजातशत्रु कमजोर करना चाहता था। और यही वजह है कि वज्जी संघ के ऊपर अजातशत्रु ने आक्रमण किया था। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आप लोग याद रखना, इस समय वैशाली का प्रमुख राजा था चेतक। उसने 9 लिच्छवियों, 9 मलों और काशी और कौशल के 18 गणराज्यों को मिला करके अजातशत्रु के विरुद्ध एक संघ बनाया था और अजातशत्रु से डटकर सामना किया था। ऐसा कहा जाता है कि अजातशत्रु ने गौतम बुद्ध से परामर्श करने के बाद यह जान पाया था कि वज्जी संघ को कैसे हम खत्म कर सकते हैं, और वज्जी संघ में फूट डालने के बाद ही उसे वो जीत सका था। अजातशत्रु ने अपने मंत्री वशस्कार की सहायता से वज्जी संघ में फूट डलवाया था। वज्जियों के साथ इस युद्ध में अजातशत्रु ने 2 नए गुप्त हथियारों, जिसका नाम था रथ मुसल और महाशील कंटक, इसका प्रयोग किया था, और इसी हथियारों की सहायता से वज्जी संघ को वो समाप्त कर सका था। आगे यदि हम बात करें तो 16 वर्षों तक लगातार चल रहे इस युद्ध में अजातशत्रु फाइनली विजयी होता है और वज्जियों का साम्राज्य मगध साम्राज्य में मिला लिया जाता है। वैशाली के इस युद्ध में आजीवक संप्रदाय के आचार्य मखलीपुत्र गोसाल भी मारे गए थे, और इसके पश्चात अजातशत्रु ने मल्लों को भी पराजित किया था। दूसरा कारण है शुभ मंगल विलासिनी के अनुसार कि गंगा नदी के किनारे रत्नों की खान थी, जिस पर मगध और वज्जी संघ दोनों अधिकार करना चाहते थे, और इसी की वजह से अजातशत्रु ने वज्जी संघ पर आक्रमण किया था। तीसरा कारण जैन ग्रंथों के अनुसार बताया जाता है कि लिच्छवी राजकुमारी चेलना से उत्पन्न बिंबिसार के 2 पुत्र थे, एक का नाम था हल और दूसरा का नाम था बेहल। बिंबिसार ने इनको अपना हाथी शेरनाग और रत्नों का हार दिया था। अजातशत्रु ने राजा बनने के बाद इन दोनों वस्तुओं की मांग की, और फाइनली हल और बेहल दोनों ने ही अपने नाना चेतक के पास भाग गए। चेतक ने दोनों वस्तुओं को देने से इनकार कर दिया, जिस कारण से अजातशत्रु क्रोधित होकर के वज्जी संघ पर आक्रमण किया था। अब यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में जून 2023 के शिफ्ट 1 में प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा महाशील कंटक और रथ मुसल नामक 2 गुप्त युद्ध शस्त्रों का प्रयोग किया गया था? बिंबिसार, अजातशत्रु, नागदशक या फिर समुद्रगुप्त? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, अजातशत्रु। अगला प्रश्न है, वैशाली के शासक चेतक के विरुद्ध अजातशत्रु के युद्ध के क्रम में अजातशत्रु के मंत्री वशस्कर ने बुद्ध से निम्न में से कहाँ भेंट की थी? राजगृह में, सारनाथ में, श्रावस्ती में या फिर वैशाली में? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, राजगृह में। अब हम बात करते हैं अजातशत्रु की धार्मिक नीतियों के विषय में। तो अजातशत्रु को बौद्ध और जैन ग्रंथ दोनों ही अपने अपने मत का अनुयायी बताया है।
भरहुत स्तूप की वेदिका पर अजातशत्रु भगवान बुद्ध की वंदना करते हुए दिखाए गए हैं। अजातशत्रु के शासन के 8वें वर्ष में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। बुद्ध के धातु अवशेषों पर राजगृह में एक स्तूप का निर्माण अजातशत्रु के द्वारा करवाया गया था और अजातशत्रु के शासनकाल में ही राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति आयोजित किया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, 32 वर्षों के शासनकाल के बाद अजातशत्रु अपने पुत्र उदयन यानी कि उदयभद्र के द्वारा मार डाला गया था। मंजिम निकाय के अनुसार अजातशत्रु ने ही सबसे पहले पाटलिपुत्र के महत्व को पहचाना था और लिच्छवियों के विरुद्ध युद्ध और सुरक्षा के लिए पाटलिपुत्र में दुर्ग का निर्माण करवाया था और इसका उद्घाटन करने के लिए महात्मा बुद्ध को आमंत्रित किया था। अब हम बात करते हैं अजातशत्रु के उत्तराधिकारियों के विषय में। तो बौद्ध ग्रंथ और पुराणों में अलग अलग विचार प्रस्तुत किया गया है। यदि हम बौद्ध ग्रंथों के अनुसार देखें तो अजातशत्रु के बाद उसका उत्तराधिकारी बना था उदयभद्र, उसके बाद अनिरुद्ध, मुंडा और सबसे अंतिम में आया था नागदर्शक, जिसे नागदशक कहा जाता है। वहीं यदि हम बात करें पुराणों के अनुसार तो अजातशत्रु के बाद उसका उत्तराधिकारी बना था दर्शक, उसके बाद नंदीवर्धन, उदयन और सबसे अंतिम में महानंद। चलिए अब हम बात करते हैं उदयन, जिसे उदयभद्र भी कहा गया है, उसके विषय में। तो अजातशत्रु के बाद उसका बेटा उदयन जो है कुलीनों और अमात्यों की सहायता से राजा बना। यदि हम इसके माता के विषय में बात करें कि उदयन का माता कौन थी, तो जैन ग्रंथों में बताया गया है कि उदयन का माता पद्मावती थी, जबकि बौद्ध ग्रंथों में बताया गया है कि उदयन का माता वजीरा थी। इसके अतिरिक्त ये भी याद रखना कि जैन ग्रंथों के अनुसार उदयन को पितृभक्त बताया गया है, जबकि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार पितृहंता बताया गया है। अब हम बात करते हैं उदयन की धार्मिक नीति के विषय में। उदयन जो है जैन मतानुयायी था, ये जैन धर्म को मानता था और इन्होंने अपनी राजधानी में जैन चैत्यगृह का निर्माण भी करवाया था। इसके अतिरिक्त ये भी याद रखना कि उदयन जो है प्रत्येक दिन आचार्यों का उपदेश भी सुना करता था। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के ऊपर बात करते हैं। बिंबिसार के समय उदयन जो है चंपा का उपराजा था। परिशिष्ट पर्वन, गार्गी संहिता और वायु पुराण के अनुसार उदयन जो है गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किया था और उससे अपना राजधानी बनाया था। गार्गी संहिता में उदयन को धर्मात्मा भी कहा गया है। आगे यदि हम बात करें तो एक दिन ऐसा आता है जब राजा उदयन उपदेश सुन रहा होता है और किसी व्यक्ति के द्वारा उसे छुरा भोंक कर हत्या कर दी जाती है। उदयन के उत्तराधिकारियों ने लगभग 412 ईसा पूर्व तक शासन किया था। ये सभी शासक निर्बल और विलासी थे, जिसके कारण से माना जाता है महावंश टीका में कि फाइनली प्रजा के द्वारा नागदशक को सिंहासन से हटा करके अमात्य शिशुनाग को राजा बनाया गया था और इसी शिशुनाग ने फाइनली शिशुनाग वंश का स्थापना किया था। तो चलिए अब हम बात करते हैं शिशुनाग वंश के विषय में, जिन्होंने 412 से लेकर के 344 ईसा पूर्व तक शासन किया है। शिशुनाग वंश में सबसे पहले राजा बनता है शिशुनाग। इन्होंने ही शिशुनाग वंश का स्थापना किया था। डॉक्टर राज चौधरी के अनुसार अंतिम मगध नरेश नागदशक के शासनकाल में शिशुनाग संभवतः बनारस का वायसराय हुआ करता था। हर्यक कुल की तरह शिशुनाग कुल भी नागवंशी था। शिशुनाग ने वैशाली नगर की पुनः स्थापना किया, जो उसकी मां की जन्मस्थल थी, और उन्होंने पाटलिपुत्र के जगह पे वैशाली को अपना राजधानी बनाया। शिशुनाग ने ही सबसे पहले अवंती के ऊपर जीत हासिल किया था और इसे मगध साम्राज्य में मिलाया था। चूंकि अवंती के राजा वत्स के ऊपर भी शासन कर रहे थे, जिसके कारण से जब शिशुनाग का अवंती के ऊपर अधिकार हुआ तो अंततः वत्स के ऊपर भी अधिकार हो गया और वत्स को भी मगध साम्राज्य में मिला लिया गया था। शिशुनाग के बाद उसका उत्तराधिकारी कालाशोक बनता है, जिसे अलग अलग पुस्तकों में काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। इसका शासनकाल 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व तक था। तो चलिए अब हम बात करते हैं कालाशोक के विषय में। पुराणों और दिव्यावादान के अनुसार काकवर्ण जो है शिशुनाग का उत्तराधिकारी था।
यह अपने पिता के समय काशी प्रदेश का शासक रह चुका था और इसने जैसे ही सत्ता को संभाला अपनी राजधानी को वैशाली से पुनः जो है पाटलिपुत्र को स्थानांतरित कर दिया था। कालाशोक के शासनकाल के 10वें वर्ष में यानी कि 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। इसी संगीति में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों अस्थवीर और महासंगिक में बट गए थे। बाणभट्ट के हर्षचरित के अनुसार काकवर्ण जो है राजधानी के समीप घूम रहा था, उसी समय किसी व्यक्ति के द्वारा उसे छुरा भोंककर हत्या कर दिया गया था। महाबोधि वंश में कालाशोक के 10 पुत्रों का हमें उल्लेख मिलता है जिन्होंने सम्मिलित रूप से 22 वर्षों तक शासन किया था। नंदीवर्धन, जिसे महानंदिन भी कहा जाता है, ये शिशुनाग वंश का अंतिम शासक माना जाता है और फाइनली इसके बाद नंद वंश का स्थापना होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं नंद वंश के विषय में। पुराण, बौद्ध ग्रंथ और जैन परंपराओं के अनुसार नंद वंश में कुल 9 राजा थे, जिसके कारण से इसे नवनंद वंश के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार अगर हम देखें तो एक राजा उनमें से पिता था, बाकी अन्य 8 जो थे वो उसके पुत्र थे। महाबोधि वंश के अनुसार यदि हम उन शासकों के क्रम देखें तो सबसे पहले आता है महापद्म नंद, जिसे उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने ही नंद वंश का नींव रखा था। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी बनता है पंडुक, पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविशानक जिसे गोविंशक कहा गया है, दाससिद्धक, कैवर्त, धन। धन को धनानंद के नाम से भी जाना जाता है और ये नंद राजवंश का अंतिम शासक था। अब यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित नंद राजाओं को तिथि क्रम अनुसार क्रम में लगाएं। तो सबसे पहले आएगा आपका उग्रसेन, उसके बाद आ जाएगा पंडुक, उसके बाद आएगा गोविंशक और सबसे अंतिम में आएगा धन। तो CBAD ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। तो चलिए अब हम बात करते हैं नंद राजवंश के प्रमुख राजा महापद्म नंद के विषय में। महापद्म नंद के विषय में अगर बात करें तो ये नंद वंश का संस्थापक था। नंद वंश का सबसे महान शासक महापद्म नंद को माना जाता है। यदि हम इसकी उपाधियों की बात करें तो इसे द्वितीय परशुराम कहा गया है, यानी कि अप्रो परशुराम। इसके अतिरिक्त भार्गव, सर्वछत्रांतक, एकराट, कली का अंश, ये उपाधियां जो हैं महापद्म नंद को प्राप्त है। मत्स्य पुराण में महापद्म नंद की विजयों का भी उल्लेख किया गया है। विंध्य पर्वत के दक्षिण में विजय पताका फहराने वाला प्रथम राजा महापद्म नंद को माना जाता है। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार कलिंग, कौशल, अस्मक और है तक किया था। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से इसके कलिंग विजय का प्रमाण मिलता है और इसने कलिंग में नहरों का निर्माण भी किया था। आगे यदि हम बात करें तो 12वीं सदी के मैसूर से प्राप्त अभिलेखों में नंद वंशों द्वारा कुंतल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख मिलता है। कुंतल क्षेत्र में दक्षिणी महाराष्ट्र और मैसूर का उत्तरी भाग शामिल था। इसके अतिरिक्त ये भी याद रखना कि जैन मंत्री कल्पक की मदद से महापद्म ने सभी क्षत्रियों का नाश भी किया था। अब हम बात करते हैं नंद वंश के अंतिम राजा धनानंद के बारे में, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। वह सिकंदर का समकालीन शासक था और सिकंदर का भारत पर आक्रमण इसी के शासनकाल में हुआ था। अब चूंकि यहाँ पर सिकंदर का बात हो रहा है तो सिकंदर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हम लोग याद कर लेते हैं। जैसे कि 331 ईसा पूर्व में अरबेला का युद्ध हुआ था। इसमें सिकंदर ने डेरियस को पराजित किया था और उसकी राजधानी पारसी पुलिस को जला करके खत्म कर दिया था। आगे यदि हम बात करें तो 326 ईसा पूर्व में हैडेस्पिच का युद्ध हुआ था, जिससे हम लोग झेलम का युद्ध भी कहते हैं। इसमें सिकंदर ने राजा पोरस को पराजित किया था। इसके बाद 325 ईसा पूर्व में सिकंदर जो है अपना क्षेत्र वापस चला जाता है और फाइनली 323 ईसा पूर्व में सिकंदर का मृत्यु हो गया। आगे यदि हम बात करें तो 322 ईसा पूर्व में अंतिम नंद शासक धनानंद जो है अपनी शक्ति के अहंकार और चाणक्य के अपमान के कारण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पराजित हुआ और संपूर्ण नंद वंश की समाप्ति हो गई। और इसी नंद वंश के खंडरों के ऊपर
एक नए राजवंश का उदय हुआ जिसका नाम था मौर्य राजवंश। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के ऊपर बात करते हैं। यूनानी लेखकों ने धनानंद को अग्रमीज कहा है, जबकि पुराणों के अनुसार धनानंद को औगरसेन के नाम से जाना जाता है। नंदवंश के राजाओं ने एक बृहत मगध साम्राज्य का स्थापना किया था। इनके पास एक विशाल सेना भी थी और इस सेना का सेनापति था भद्रसाल। नंद राजाओं ने बड़े पैमाने पर आहत सिक्के भी जारी किए थे और पाटलिपुत्र को समस्त उत्तरी भारत का केंद्र भी बना करके रखे थे। कथाश्रित सागर के अनुसार नंदों के पास 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं थी। टर्नर के अनुसार अगर देखें तो धनानंद को धन बटोरने का व्यसन था। नंदों की अतुल्य संपत्ति का उल्लेख संगम कालीन तमिल कवि मामुलनार ने किया है। आगे यदि हम बात करें तो नंद शासकों ने माप तोल की एक नई प्रणाली का शुरुआत किया था जिसका नाम था नंदोप कर्मानी मानानी। इसकी पुष्टि पाणिनि की अष्टाध्याय से भी होती है और इन्होंने बाट माप का भी मानकीकरण किया था। नंदवंश के शासकों ने गंगा घाटी के निर्बल राजवंशों का अंत कर एक सुदृढ़ तथा केंद्रीय प्रवृत्ति वाले साम्राज्य का स्थापना किया था। नंदों के समय में मगध साम्राज्य आर्थिक दृष्टि से समृद्ध था। नंदवंश के शासकों ने राज्य के दो मुख्य आधार, पहला स्थल सेना और दूसरा राजकोष, इन दोनों में अभूतपूर्व वृद्धि की जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की आधारशिला बना था। मुद्रा राक्षस के अनुसार नंदवंश के विनाश में जैन धर्म की मुख्य भूमिका थी। तो चलिए अब हम बात करते हैं जैन धर्म से नंदवंश के जुड़ाव के विषय में। नंदवंश के शासक जैन मत के पोषक थे। जैन स्रोतों में नंदों के अनेक मंत्रियों की चर्चा भी की गई है जो जैन धर्मावलंबी थे। नंदों की प्रशासनिक व्यवस्था में प्रथम जैन मंत्री कल्पक था, जिसकी सहायता से महापद्मनंद ने समस्त क्षत्रियों का विनाश किया था। धनानंद का जैन अमात्य शाक्टाल था, जिसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र स्थूलभद्र को मंत्री बनाया गया था, लेकिन उसने यह पद अस्वीकार करते हुए जैन भिक्षु बनना स्वीकार किया था। इसके बाद यह पद स्थूलभद्र के भाई श्रेयक को दिया गया और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो नंदों के अधीन मंत्री का जो पद था वो वंशानुगत था। अब यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन मगध से संबंधित नहीं है? हरियंक, कैवर्त, शैशुनाग या फिर नंद। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, मगध साम्राज्य से कैवर्त का संबंध नहीं है। ये प्रश्न पूछा गया था आपका 29 अगस्त 2024 के शिफ्ट 1 के पेपर में। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्लास में जो भी पढ़ाया जाता है उसके हर एक पॉइंट को अच्छी तरीके से आप लोग याद रखिए। अब अगले क्लास में हम बात करेंगे विदेशी आक्रमण के विषय में, क्योंकि इसी समय सिकंदर का आक्रमण भी होता है और हकमनी साम्राज्य का भी आक्रमण होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो आने वाले और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए।